नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने सभी व्यूवर्स, अपने छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है विनिमय का अर्थ, परिभाषा, लक्षण तथा कठिनाइयाँ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है विनिमय का अर्थ, परिभाषा, लक्षण एवं समस्याएं। तो ये टॉपिक इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आदि समय में, आदि अवस्था में, जबकि मनुष्य जंगलों में निवास करता था, उस समय उसकी जो आवश्यकताएं थी बड़ी सीमित थी। उसको जो है खाने के लिए भोजन, जो कि कंदमूल, फल के रूप में, मछलियों के रूप में, आखेट के रूप में जंगल से प्राप्त हो जाता, नदियों से प्राप्त हो जाता था, और पीने के लिए पानी जो स्वच्छ नदियों से उसको प्राप्त हो जाता था, और रहने के लिए उसे झाड़ियां और कंदराएं या गुफाएं उसको थी। यही उसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिन्हें वह सरलता से पूरा कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बुद्धि का विकास हुआ, मानव बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। अब बहुत सारी आवश्यकताएं जब हो जाती है तो फिर आदमी अपने स्वयं प्रयास से नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हुआ कि आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण समाज में सरल श्रम विभाजन का जन्म हुआ। सरल श्रम विभाजन अर्थात लोगों ने अपने अपने ऐच्छिक व्यवसाय अथवा पेशे अपनाए। किसी ने जूते का काम किया, किसी ने कहीं रंगरेज का काम किया, किसी ने नाई का, किसी ने धोबी का, किसी ने बढ़ई का, किसी ने कुम्हार का, किसी ने कहार का, है ना, कहार जो पानी में करते हैं। कोई खेती में लग गया, कोई तेल निकालने में लग गया। जो ये सरल श्रम विभाजन था समाज में। आप तो जानते होंगे ना, आपने एसटी में पढ़ा भी होगा। एसटी में क्या है, हमारे जो यानी समाज है, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, उसमें सामाजिक कार्यों का बहुत अच्छा बंटवारा किया गया। ठीक है ना। तो सरल श्रम विभाजन। अब ये हुआ कि सबने, जुलाई ने अपना कपड़ा बनाया, किसान ने अनाज उत्पन्न किया, कोई दूध का व्यवसाय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भिन्न भिन्न पैसे, भिन्न भिन्न व्यवसाय लोगों ने अपना लिए। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन किया, और उस वस्तु के बदले में दूसरे लोगों से उनकी वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, ये पारस्परिक निर्भरता थी। ठीक है, यानी कि जो आत्मनिर्भर जीवन वो आदि अवस्था में, आखिर अवस्था में व्यतीत करता था, अब वो पराश्रित हो गया, दूसरे पर निर्भर रहने लगा। और इस प्रकार से विनिमय का प्रादुर्भाव हुआ। लोग क्या करने लगे कि अपनी वस्तु दूसरे को देते और बदले में उसकी वस्तु स्वयं प्राप्त कर लेते। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे एक वस्तु की आवश्यकता है जो कि दूसरे व्यक्ति के पास है, और उसके पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता जो है उस दूसरे व्यक्ति को है। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुएं प्राप्त करके अपना ये कार्य करने लगे। तो विनिमय का प्रादुर्भाव हुआ। इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। चलिए हम आपको बताते हैं कि विनिमय किसे कहते हैं। ठीक है, दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। दो पक्ष, मार्शल की परिभाषा है ये। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो देखिए विनिमय क्या होता है। विनिमय में हम क्या करते हैं, पहली बात है ना, दो या दो से अधिक पक्ष होने चाहिए। दो या दो से अधिक पक्ष। ठीक है। दूसरी बात, दो या दो से अधिक वस्तुएं।
और तीसरी बात, विनिमय में धन का हस्तांतरण होता है। चौथी बात, विनिमय में धन का हस्तांतरण होता है। चौथी बात जो है, विनिमय ऐच्छिक होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, ऐच्छिक, ऐच्छिक होता है। ठीक है, विनिमय ऐच्छिक होता है। ठीक है। पांचवी बात, विनिमय पारस्परिक होता है। पारस्परिक, पारस्परिक। और छठी बात क्या है, विनिमय वैधानिक होता है। ये विनिमय के लक्षण हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पक्ष चाहिए विनिमय के लिए। एक यानी कि अगर दो से अधिक, दो एक ही व्यक्ति के पास सारी वस्तुएं, तो क्या जरूरत है किसी से विनिमय करने की। विनिमय के लिए कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, एक के पास एक राम है और दूसरा श्याम है। ठीक है, इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है। इसे चावल की आवश्यकता है। ठीक है, क्या चाहिए इसको, चावल। इसको क्या चाहिए, इसको गेहूं चाहिए। अब ये दोनों व्यक्ति, ये इसको चावल देगा और बदले में गेहूं ले लेगा। इसी प्रकार से ये जो है गेहूं देगा और चावल ले लेगा। बात समझ गए तुम? तो दोनों के बीच में विनिमय हो जाएगा। अगर मेरे पास ही गेहूं है, राम के पास भी गेहूं और श्याम के पास भी गेहूं, दोनों के पास गेहूं हो, तो गेहूं से गेहूं की अदल बदल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो दो या दो से अधिक पक्ष होने चाहिए और दो या दो से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए विनिमय में, तभी विनिमय क्रिया संपादित हो। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वस्तु विनिमय पद्धति, जिसको हम कहते हैं C-C, है ना, अर्थव्यवस्था। C-C अर्थव्यवस्था मतलब, यानी C यहां पर वस्तु है, वस्तु से वस्तु की अदल बदल। और ये जो प्रणाली है, हिग्स है, हिग्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा ही इस अर्थ में दी है। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक पक्ष होने चाहिए, दो या दो से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए। धन का हस्तांतरण होता है। धन क्या है, सीमित होता है, दुर्लभ होता है, जिसका अपना मूल्य होता है। कोई भी वस्तु जिसका मूल्य है उसको हम धन कहते हैं। तो विनिमय में हम क्या करते हैं, धन का हस्तांतरण करते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ को वस्तुओं का आदान प्रदान हस्तांतरण कहलाता है। तो विनिमय में क्या होता है, वस्तु यानी कि धन का हस्तांतरण होता है। वस्तु से वस्तु की अदल बदल होती है। एक वस्तु हम देते हैं, दूसरी वस्तु लेते हैं, तो इस प्रकार से अदल बदल। चलिए, दूसरी बात, ऐच्छिक होता है। भाई अगर श्याम के पास गेहूं है, राम के पास चावल है, तो दोनों एक दूसरे की वस्तु को लेने के लिए इच्छुक होंगे, तभी तो विनिमय होगा। राम के पास गेहूं है और वो श्याम के पास चावल है। श्याम चाहता है कि उसको चावल की जगह गेहूं मिल जाए, लेकिन राम नहीं चाहता, उसे कपड़ा चाहिए। तो मतलब विनिमय क्रिया संपादित नहीं होगी, क्योंकि उसको जो है कपड़ा चाहिए, वो गेहूं के बदले में कपड़ा चाहता है। तो पारस्परिक होता है, एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ी है, तभी विनिमय का प्रादुर्भाव हुआ है। एक यानी कि जब समाज में विभिन्न पैसे व्यवसाय अपनाए गए, तब लोगों ने एक दूसरे के पक्ष में यानी कि अपनी वस्तु दी और दूसरे की वस्तु प्राप्त की, यानी पारस्परिक निर्भरता हुई। इस प्रकार से विनिमय जो है शुरू होता है। विनिमय का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है कि पारस्परिक है विनिमय। ठीक है, वैधानिक होता है।
इसमें ऐसा नहीं कि राम के पास चावल है, गेहूं है ना, गेहूं है, शाम के पास चावल है। अब राम उसको शाम को डरा रहा है, धमका रहा है कि भाई नहीं, तुझे गेहूं लेना है, मुझको चावल देना है। ऐसा नहीं होता विनिमय। विनिमय में दोनों पक्ष ऐच्छिक होते हैं और विनिमय वैधानिक होता है। आगे अब क्या हुआ ना, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, वस्तु विनिमय बड़ा ही सीमित क्षेत्र में हो सकता है, बहुत बड़े क्षेत्र में वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। ठीक है, सीमित क्षेत्र, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है ना, पिछड़ी भी अर्थव्यवस्था है, कम आवश्यकताएं, आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन एक व्यक्ति के पास, तभी तो वो यदि अपनी आवश्यकता से अधिक उसके पास वस्तु है तब वो दूसरे को अपनी वस्तु देकर उसके बदले में, जैसे किसान है, किसान ने गेहूं उत्पन्न किया, गेहूं का उत्पादन किया, तो वो गेहूं का जो उत्पादन है उसकी अपनी आवश्यकता से अधिक है। अगर अपनी आवश्यकता भर को होगा तो क्यों देगा किसी को? बात समझ रहे ना? अब एक कोई श्रमिक है, वो काम कर रहा है, श्रम कर रहा है, क्यों कर रहा है? गेहूं चाहिए उसको। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि गांव में एक किसान के यहां जो चरवाहा है वो भी लगा है, जो कुट्टी काट रहा है, भैंस गाय को दूध दूह रहा है ना, घर का अन्य कार्य कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, तो वो होता था। उसको भी हिसाब गेहूं मिल जाता था, चावल मिल जाता था, फसल पर तय हो जाता था कितना देंगे। बढ़ाई है, वो हल वगैरह से कर रहा, दुनिया भर के और काम कर रहा, उसको भी कि आपको 40 किलो गेहूं या 1 मन गेहूं साल में मिलेगा। ठीक है, नाई है तो नाई भी बाल काट रहा है, उसको जो है 20 किलो गेहूं दिया जा रहा है साल में। इस तरीके से सबको जो है किसान सारे लोगों की सेवाएं अपने गेहूं से तो प्राप्त करता है, गेहूं है, चावल है, इन चीजों से ही प्राप्त करता था। तो विनिमय में हमारी आवश्यकता से अधिक वस्तु होनी चाहिए और कम से कम आवश्यकता है, लेकिन समय समय मानव बुद्धि का विकास होता चला गया, उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गई। ठीक है, विनिमय क्रिया जो है बहुत ही दुष्कर हो गई, उसको किया जाना बड़ा कठिन हो गया, बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। तब एक ऐसे मीडियम की आवश्यकता पड़ी जो विनिमय क्रिया को सुगम बना सके, सरल बना सके। तब हुआ मुद्रा का प्रादुर्भाव। एक सर्वमान्य वस्तु की आवश्यकता अनुभव की गई उस समय, तब मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, मुद्रा ने जन्म लिया। पहले सोने चांदी के सिक्के चलन में आए, फिर कागज की यानी पत्र मुद्रा चलन में आई, फिर प्लास्टिक की मुद्रा यानी कि चलन में आई, जिसको आप कहते हो साख पत्र यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आज तो क्या होता है, आज बाजार भी जाते हैं आप लोग, किसी भी चीज का भुगतान डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से इजिली करते थे। आज के समय में आपको किसी की जेब में नगद रुपया नहीं मिलेगा। आप मार्केट में जाते हो, क्रेडिट कार्ड देते हो, भुगतान हो जाता है। तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा की एक परिभाषा है, मुद्रा वह वस्तु है जिससे सर्वविधि कार्यता प्राप्त हो, अर्थात सब लोग उसको, यानी जिसको सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, सब लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अभी मैं कहूं कि आपको 100 रुपए दूं, तो कहेंगे हाँ जरूर दीजिए, मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, आप तुरंत तैयार हो जाएंगे 100 रुपए देने के लिए। एक मजदूर क्या चाहता है कि उससे श्रम लिया जाए, कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर ले जाए, अपने फैक्ट्री में लगाए, है ना, और उसको कार्य दे, बदले में मजदूरी दे, और वो क्या है, वो रुपया। ठीक है, तो आइए वस्तु विनिमय की बात करते हैं। वस्तु विनिमय क्या होता है? विनिमय कितने प्रकार का होता है? देखिए, विनिमय 2 प्रकार का होता है। एक होता है यानी कि प्रत्यक्ष विनिमय। कैसा होता है? विनिमय 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विनिमय। क्या होता है? ये विनिमय के लक्षण है, यानी कहिए कि धन का हस्तांतरण होता है, ऐच्छिक होता है, पारस्परिक होता है, वैधानिक होता है।
यानी कानूनी होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके पास एक किताब है, दूसरा स्टूडेंट है उसके पास एक कॉपी है ना, उसके पास कॉपी ज्यादा है, इसके पास किताब है। अब ये चाहता है कि उसकी एक कॉपी लेके किताब दे दे। अब ये तो तैयार नहीं है, उसके पास एक ही किताब है, वो क्यों देगा। अब वो क्या करता है कि उसके बस्ते में से एक कॉपी रख देता है और उसी किताब निकाल लेता है। तो चोरी हुई, कानूनी नहीं हुआ, अवैधानिक कार्य हुआ। तो विनिमय वैधानिक होता है, पारस्परिक होता है। विनिमय में दोनों पक्ष इच्छुक होने चाहिए। विनिमय में धन का हस्तांतरण होता है, अर्थात धन, कोई भी वस्तु जो दुर्लभ है वो धन है जिसका अपना मूल्य होता है। तो ये विनिमय के लक्षण है, इनको याद कीजिएगा, है ना। पार्सल की क्या परिभाषा है, विनिमय की परिभाषा, दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो ये विनिमय की परिभाषा है, प्रोफेसर मार्शल द्वारा है, आपकी किताब में खोज करके याद कीजिए। ठीक है, इसी में ये सब लक्षण है। दो पक्षों के बीच, दो पक्ष के बीच होने वाले धन के हस्तांतरण, है ना, धन के ऐच्छिक पारस्परिक वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। तो विनिमय के लक्ष्य आपको मैंने बताया, विनिमय किसे कहते हैं। अब बात है ना, विनिमय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विनिमय दो प्रकार का होता है। एक वस्तु विनिमय, क्या होता है, विनिमय के प्रकार, विनिमय के प्रकार। तो विनिमय कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। विनिमय दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से, एक वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु से वस्तु के अदल बदल, ठीक है। हम कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु की अदल बदल को, है ना, वस्तु विनिमय कहते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, डायरेक्ट विनिमय, डायरेक्ट एक्सचेंज, ठीक है, प्रत्यक्ष विनिमय। और जब ये कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसको प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। आप बाजार में क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है विनिमय, ठीक है। चाहे आज की आधुनिक व्यवस्था हो या अत्यंत प्राचीन काल की आर्थिकावस्था, महत्वपूर्ण विनिमय महत्वपूर्ण प्रणाली है। आदि अवस्था में लोगों के पास पशुओं की खाले हुआ करती थी, चर्बी हुआ करती थी, है ना। पशुपालन में पशु मुद्रा का कार्य करते थे, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ इत्यादि मुद्रा का काम करते थे। कृषि अवस्था में अन्न, गेहूं चावल जौ मटर, है ना, चना इत्यादि, गेहूं वगैरह, ये मुद्रा का कार्य करते थे। और आधुनिक अवस्था में यानी कि सोने चांदी की मुद्रा या कागज की मुद्रा, फिर प्लास्टिक की मुद्रा जिसको हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोल रहे हैं, और आज का जो हमारा समाज है नगदहीन मुद्रा की समाज है, ठीक है। नगदहीनता की और कोई आज जेब में पैसा नहीं रखता, बस इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा गूगल पे, है ना, यानी कि बहुत सारे माध्यम है, पेटीएम है वगैरह वगैरह। तो दूसरा हुआ मुद्रा द्वारा विनिमय, मुद्रा द्वारा विनिमय, इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष विनिमय। अप्रत्यक्ष विनिमय, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज, इनडायरेक्ट एक्सचेंज। अब इस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सचेंज में जो है आरपी कैंट की परिभाषा है, परिभाषा लिखी गई है, बेटर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ द गुड फॉर गुड, है ना, विदाउट यूज ऑफ द मनी, ठीक है, विदाउट
यूज ऑफ मनी ऑफ एक्सचेंज, अर्थात वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु को के द्वारा किया जाता है बिना मुद्रा के। ठीक है, तो वस्तु विनिमय में क्या होता है, हम कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मुद्रा विनिमय अर्थात इसमें हम बाजार में जाते हैं, मुद्रा देते हैं, अपनी वस्तु को बेचते हैं और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करते हैं और उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष विनिमय हो गया। जब वह समाज में वस्तु विनिमय का प्रचलन था तो बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कठिनाइयां उत्पन्न होती गई। तो सबसे पहले जो समस्याएं थी विनिमय की, जो कठिनाइयां हैं, ठीक है, उसमें पहली समस्या थी दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। दोहरे संयोग का अभाव ये विनिमय की पहली समस्या है। और दोहरे संयोग से तात्पर्य है कि जैसे मेरे पास गेहूं है और मुझे बदले में कपड़ा चाहिए, तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास कपड़ा हो और जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। तो कभी कभी वस्तु विनिमय काल में इस प्रकार का दोहरा संयोग नहीं प्राप्त हो पाता था और कहिए कि जो अन्वेषण की लागत थी वो बहुत ज्यादा थी। जो समय आप किसी अन्य कार्य के लिए कर सकते थे वो आपको ऐसे व्यक्ति को खोजने में करना पड़ रहा है। तो एक समस्या ये थी। और दूसरा, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए कि उसके पास कपड़ा है लेकिन उसे गेहूं नहीं चाहिए, उसको चावल चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसके पास चावल है, तब उससे चावल लीजिए, तब उसको कपड़े वाले को दीजिए, तो उससे कपड़ा लीजिए गेहूं के। ये चीज है ना, तो इसको कहते हैं दोहरा संयोग। और कभी कभी क्या होता था कि इस दोहरे संयोग के कारण आवश्यकताओं की संतुष्टि हो ही नहीं पाती थी, बड़ी परेशानी पड़ती थी। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, एक बार कोई व्यापारी जो था कहीं बाहर से दक्षिण समुद्र के तट पर आया। उसका जहाज कपड़ों से भरा हुआ था। सभी प्रकार के रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, हर प्रकार के वस्त्र उससे जहाज में थे और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने यानी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी शुरू की जिसके पास कुछ अन्न उसको मिल जाए और बदले में वो कपड़ा लेने तैयार हो। तो एक भी व्यक्ति उसको नहीं मिला तो ऐसे में उसका क्या हाल हुआ होगा, आप सोचिए। उसे भूखा रहना पड़ा होगा। ठीक है ना, तो उसको दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं। विनिमय की ये बहुत बड़ी कठिनाई थी। आज ये कठिनाई मुद्रा ने बिल्कुल खत्म कर दी है। कैसे? आज हम अपनी वस्तु को बाजार में बेचते हैं, बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और जो मुद्रा हमको प्राप्त होती है उस मुद्रा से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोहरे समस्या का समाधान मुद्रा ने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है कुछ वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कुछ वस्तु ऐसी होती है ना कि उनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि हम उनका विभाजन करेंगे तो उनका गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वस्तु होती है? जैसे घोड़ा हुआ, भैंस हुई, गाय हुई। उनको मतलब भैंस को या घोड़े को आधा दे नहीं सकते आप, पौना दे नहीं सकते, है ना। देखिए, एक घोड़ा है, एक के पास घोड़ा, दूसरे के पास भेड़ है। घोड़े वाला चाहता है कि वो 4 भेड़ प्राप्त करे और भेड़ वाला घोड़े का 8 भेड़ों का मूल्य लगाता है। 8 भेड़ के बदले में घोड़ा दे दे, लेकिन उसे केवल 4 भेड़ चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो
पूरे घोड़े में जब 8 भेड़ मिल रही है तो आधे घोड़े में कितनी, 4 भेड़, तो आधा घोड़ा काट के दे दे। अगर ऐसा किया उसने तो घोड़े का जो गुण है सवारी कराना तो खत्म हो जाएगा। और यदि 4 भेड़ों के चक्कर में घोड़ा देता है तो सबका पूरा का पूरा घोड़ा उसके हाथ से निकल जाता है। तो कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती थी जिनके विभाजन में कठिनाई होती थी। ठीक है, मुद्रा नहीं थी, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को करना बहुत ही मुश्किल था। यदि आप वस्तु के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण, जब मकान है कहीं पर है, उसको बेच कर मैं कहीं अन्य जाना चाहता हूँ तो उसको बेच के जाना है, तो फिर उस बदले में वस्तु मिलने तो कैसे ले जाने भाई उसको। तो ये बात है। नेक्स्ट है स्थगित भुगतानों के मान की समस्या। जैसे कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जो आज नहीं किए जाने, भविष्य में किए जाए। जैसे मजदूरी है, ब्याज है, ठीक है, लाभांश है। इनका जो विभाजन है वर्तमान में लेकर के भविष्य में कर। मान लीजिए हमने किसी से कोई उधार लिया, 100 रुपये उधार लिए, तो उसका उधार लिए हैं तो 100 रुपये के मतलब हमने 1 कुंटल गेहूं उधार लिया है और 1 कुंटल गेहूं हमें अगली फसल में उसको वापस करना। तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि उस व्यक्ति को कितना गेहूं वापस करें। ठीक है, हम तो कर रहे हैं 1 कुंटल 25 किलो का, नहीं 1.5 कुंटल दीजिए, तो बताइए विवाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है कि जैसे आज हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी हम तय कर दी भविष्य में देंगे, ब्याज जो है भविष्य में होगा, लेकिन ये सब नहीं हो सकता था। वित्तीय संस्थाएं नहीं हो पाती थी, बाजारों का विस्तार जो था प्रभावित हो रहा था इससे। वस्तु विनिमय प्रणाली तो एकदम जो है समाज के पिछड़ेपन की सूचक है। पिछड़े समाज में ही वस्तु विनिमय चल सकता है। ठीक है, और इसमें विशिष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता। विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, आपको तमाम वस्तु चाहिए और बहुत सारी वस्तुएं आपको स्वयं बनानी है, आपको दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, एक ही वस्तु बनाएंगे तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से तो प्राप्त करने में बड़ा समय लगेगा, समय की बर्बादी होगी। ठीक है, तो जब हमारा समय ही सारा बर्बाद हो जा रहा है तो किस बात का स्पेशलाइजेशन, किस बात का विशिष्टीकरण। नेक्स्ट है मूल्य संचय की। मैंने आपको बता दिया स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जो आज ना करके कल भविष्य में किए जाएंगे, यानी भविष्य में होंगे। जैसे हमने 100 रुपए का 1 कुंटल गेहूं लिया और 1 कुंटल गेहूं को हमने यानी अगली फसल में देना है, तो समस्या यह है कि कितना दें। तो ऐसे भुगतानों का के मान का अभाव था। मूल्य संचय की समस्या। देखिए, आखेट अवस्था में हम जो है मनुष्य जो था जंगल में रहता था तो पशु की खाल और चर्बी का संग्रह करके रखता था। खाले भी मौसम से खराब होती थी और ये चर्बी भी है, तो उसको संग्रहित नहीं कर। जैसे पशुपालन में पशु संग्रहित करके रखो, गाय भैंस बकरी, अब एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा रहे हो तो मर जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। ठीक है, इनका अपना एक जीवन काल है, 5 साल 10 साल, उसके बाद तो उन्हें खत्म होना है। तो कैसे संचय कर रहे थे हमें, तो जो हमने पशुओं के रूप में मुद्रा संचय की या अन्न के रूप में हमने मान लीजिए संचय किया, तो अन्न को तो घुन लग जाता है, नमी लग जाती है, दुनिया भर की और बातें हो जाती है। ठीक है, तो वो खराब हो जाता है। आप देखो ना, आपका जो रुपया है वो बैंक में रहता है, ना उसको घुन लगता है, ना वो गलता है, ना सड़ता है, ना उसको कीड़ा लगता है। अपितु जो है आपको उस पर ब्याज और मिलता है। ठीक है, तो ये समस्या जो थी मूल्य के संचय की, क्योंकि सबको संचय करके रखना, बहुत सारे कार्य होते हैं ऐसे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, शादी संस्कार है, दुनिया भर के संस्कार करने होते हैं, है ना, दूरदर्शितापूर्ण उद्देश्य होता है, इस कारण से हम संचय करके रखते हैं। और हमने बड़ी मेहनत के साथ गेहूं इकट्ठा किया, बहुत जगह चाहिए उसको घेरने रखने के लिए। अब 2 लाख के नोट एक जगह में आ जाते हैं, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ के नोट एक बैग में आ जाएंगे, और 1 करोड़ का गेहूं बड़े बड़े मकान चाहिए बनने के लिए, कहाँ रखोगे। बहुत से स्थान लेते, तो मूल्य के संचय की बहुत बड़ी समस्या थी। मूल्य के हस्तांतरण की समस्या, मान लीजिए मैंने
100 क्विंटल गेहूं का भुगतान कोट यानी कि उधम सिंह नगर ले जाके करना है, तो बताइए कैसे लेके ना, परेशानी होगी ना, उठाने में, लाने में, लादने में, ले जाने में, है ना, बहुत परेशानी होगी। तो वस्तु विनिमय काल में अनेक समस्या थी, अनेक कठिनाइयां थी, जिनका मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। और देखिए, मुद्रा ने दोहरे सिक्के को खत्म कर दिया। आज को आपको यानी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढना है कि जो आपकी वस्तु को आप उसे अपनी वस्तु दें और अपनी आवश्यकता की वस्तु से प्राप्त कर लें। आज तो आप मार्केट में वस्तु को बेचते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं और मुद्रा के द्वारा यह समस्या खत्म। कुछ वस्तु के विभाजन घोड़ों के बेच दो, भेड़ा खरीद लो, ये समस्या खत्म। ठीक है। और स्थगित भुगतान के मान की समस्या थी। ठीक है, तो ये भी समस्या खत्म हो गई। आज स्थगित भुगतान जो है, मान लो मैंने किसी को 5,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे 5,000 रुपये महीना दूंगा, तो 5,000 रुपये एक महीने बाद दूंगा ना, तो 5,000 रुपये देने हैं ना, कोई समस्या नहीं है। मूल्य संचय की समस्या, मूल्य संचय की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। और मूल्य हस्तांतरण की समस्या ये भी खत्म हो गई। और एक जो मेन समस्या है, मूल्य निर्धारण की समस्या, है ना, मूल्य के सर्वमान्य मापक का अभाव। मूल्य के सर्वमान्य यानी जिसको सब मान ले, मापक का अभाव। देखिए ना, आप मार्केट में जाते हो, आलू खरीदते हो, 1 किलो आलू, आपको मालूम है 1 किलो आलू कितना होता है? 5 किलो आलू मालूम है? 1 कुंटल आलू मालूम है? 1 मीटर कपड़ा मालूम है? मापक है ये, लंबाई के लिए मीटर, है ना, और लीटर, किलोग्राम, सब मापक है। तो मूल्य को मापने का जो सामान्य मापक था, उसका बहुत बड़ा अभाव था। जैसे एक के पास कंबल है, दूसरे के पास दूध, दूध वाले को कंबल चाहिए, कंबल वाले को दूध। ठीक है, क्या होगा? कंबल वाला कह रहा है कि मैं 12 लीटर में तुम्हें एक कंबल दूंगा, दूध वाला कह रहा है नहीं, मैं तो 8 लीटर में लूंगा। ठीक है, दोनों के मध्य सौदा हो गया। बोले ठीक है, एक कंबल तो 10 लीटर दूध के बदले में ले लेते, हो गया। तो कंबल का विनिमय हो गया। कंबल वाला जो है एक कंबल देता है, दूध वाला 10 लीटर दूध देता है कंबल के बदले में। अब दूध की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी, और कंबल वाले जिसने दूध दिया है कंबल को, कंबल लिया है तो उसे और कंबल चाहिए। अब फिर दोबारा से वो कह रहा है, कंबल वाला कह रहा है कि भाई तू मुझको 14 लीटर दूध दे, दूध वाला कह रहा है मैं तो 8 ही लीटर दूध दूंगा, क्योंकि उसके पास एक कंबल आ गया ना। तो मतलब मुश्किल से सौदा होता है और 9 लीटर दूध में सौदा हो जाता है। तो कंबल वही है, दूध वही है। एक बार कंबल की कीमत है 10 लीटर दूध, दूसरी बार कंबल की कीमत है 9 लीटर। तो इस प्रकार का जो आज की तारीख में मुद्रा जो है सभी वस्तुओं के मूल्य को मापती है। मुद्रा मूल्य का सर्वमान्य मापक है। आप मार्केट में जाते हो, भाव पूछते हो, आपको मनी में, मुद्रा में भाव आपको प्राप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमें विनिमय करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो विनिमय, वस्तु विनिमय के समय में बहुत समस्याएं थी। पिछड़ी अवस्था, आर्थिक विकास की समस्या, ठीक है, जीवन स्तर की समस्या, है ना। आज क्या है? आज तो हम विविधतापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और ऐसी वस्तुओं का अनेक वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं और जिनका उत्पादन हम नहीं करते। हम केवल एक काम करते हैं और उसी काम को करने में पारंगत हो जाते हैं, कार्यकुशल हो जाते हैं। एक बड़े ही है, बड़े का काम कर रहा है, अपने कार्य में कार्यकुशल है। एक दर्जी है, दर्जी का काम कर रहा है, अपने कार्य में कार्यकुशल है। अब फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, अनेक इंजीनियर्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है उनका। एक इंजीनियर को कितनी तनख्वाह मिलती है, एक टीचर को कितनी तनख्वाह मिलती है, अन्य लोगों, अन्य जो सेवा कर रहे हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलती है? उनको इसलिए मिलती है क्योंकि वो विशेषज्ञ लोग हैं, स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है ना।
तो यहां हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय काल में बाजार संकुचित होते थे, आज मुद्रा है। देखिए ना कितना फैला हुआ मार्केट है। आज तो आप फोन पर मंगा लीजिए वस्तु, घर में बैठ के मंगा लीजिए। अंतरराष्ट्रीय वस्तु आपके पास आ सकती है, अमेरिका से, जापान से, रूस से, चीन से, जहां से मर्जी है वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मुद्रा है, मुद्रा के प्रयोग ने न केवल विनिमय की समस्याओं को सुलझाया है, अपितु आर्थिक विकास में सहयोग करके हमारे जीवन स्तर को भी उन्नत किया है। इस प्रकार मुद्रा ने वस्तु विनिमय की समस्त कठिनाइयों को समाप्त कर दिया है। आपके लिए क्वेश्चन, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? कम यानी विनिमय से क्या समझते हैं? विनिमय कितने प्रकार का होता है? ठीक है, यानी दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, प्रत्यक्ष विनिमय, अप्रत्यक्ष विनिमय। प्रत्यक्ष विनिमय में हम कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु की अदल बदल करते हैं। अप्रत्यक्ष विनिमय अर्थात मुद्रा द्वारा विनिमय, हम मुद्रा देते हैं, बदले में वस्तु प्राप्त करते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा ने किस प्रकार दूर किया है, समझाइए। तो ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया कि दोहरे संयोग का अभाव ये वस्तु विनिमय की समस्या है। दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, कुछ वस्तु के विभाजन की कठिनाई, स्थगित भुगतान जो कि भविष्य में किए जाएंगे, उनके मान की समस्या, कितना भुगतान करें, संचय की समस्या, कैसे इकट्ठा करके रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमें अचानक जरूरत पड़ सकती है। मूल्य के हस्तांतरण की समस्या, वस्तु के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने ले जाने की बहुत बड़ी समस्या थी। आज जरा सा बच्चा करोड़ों के नोट और पूरी दुनिया में लेके घूमता फिरेगा, सर्वमान्य मापक का। तो बच्चों, हमने आपको विनिमय की समस्या यानी कठिनाइयां, वस्तु विनिमय, आपको विनिमय की परिभाषा, विनिमय की लक्षण यानी विशेषताएं और समस्याएं, इनसे अवगत कराया है। आप इनको याद करिए। वस्तु विनिमय की परिभाषा दीजिए, वस्तु विनिमय की परिभाषा दीजिए, विनिमय की 2 समस्याएं लिखिए या 3 समस्या लिखिए, जो भी। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप उनके लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक खत्म होता है।